हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज अपन प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है विश्व के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। विगत क्लास में भी विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है उनके बारे में चर्चा हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन से औद्योगिक प्रदेश है, कनाडा में कौन से औद्योगिक प्रदेश है। मित्रों, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, उसका नाम है वृत्त झील औद्योगिक प्रदेश, यानी ग्रेट लेक इंडस्ट्रीज जो रीजन है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना गया है। और ये जो ग्रेट लेक इंडस्ट्रीज एरिया है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा क्यों विकसित हुआ, उसका विकास क्यों हुआ, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उनमें से दो कारण प्रमुख उभर के आते हैं। एक तो बाज़ार की सुविधा उपलब्ध होना और दूसरा है यानी सस्ता आंतरिक जल परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध होना। ये जो सस्ता आंतरिक जल परिवहन है, ये इन 5 वृत्त झीलों के माध्यम से होता है। तो मित्रों, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वृत्त झील औद्योगिक क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका का ये फ्लोरिडा तट है और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इसको दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश कहते हैं। ये जनसंख्या की दृष्टि से, इंडस्ट्रीज़ की दृष्टि से और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से प्रमुख माना जाता है, या यूँ कहें कि ये जो पूरा क्षेत्र है वो अमेरिका का एक हृदय कहलाता है। यहाँ ये जो 5 झीलें हैं, जिसमें ओंटारियो झील है, ईरी झील है, हयूरिन झील है, मिशिगन झील है और सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस 5 झीलों को यानी कि आंतरिक जल परिवहन के द्वारा जोड़ा गया है। ये सेंट लॉरेंस खाड़ी है। सेंट लॉरेंस खाड़ी में ये सेंट लॉरेंस नदी प्रवाहित होती है। इस सेंट लॉरेंस यानी कि नदी के द्वारा यहाँ तक और इसके बाद में इन झीलों को कनेक्ट करते हुए एक आंतरिक जल प्रणाली की व्यवस्था की गई है। आंतरिक जल मार्ग का विकास किया गया है। इस आंतरिक जल मार्ग का नाम है सेंट लॉरेंस आंतरिक जल मार्ग। ये जो सेंट लॉरेंस आंतरिक जल मार्ग है, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी के तट पर स्थित ओंटारियो झील से शुरुआत होती है। और जहाँ सेंट लॉरेंस खाड़ी और ओंटारियो यानी कि जो झील है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और इसके बाद में ये जो झील है ओंटारियो झील, ओंटारियो झील के बाद में यहाँ दक्षिण के अंदर ईरी झील है। ईरी और ओंटारियो झील है, इसके बीच के अंदर वेलैंड नहर है। जो वेलैंड नहर है वो ईरी और ओंटारियो झील के बीच में नहर बनाई गई है और इस आंतरिक जल परिवहन को ओंटारियो और ईरी झील से जोड़ा गया है। इसके बाद में ईरी झील से हयूरिन झील आती है। हयूरिन झील और ईरी झील के मध्य यहाँ नहर बनाई गई है और इन दोनों झीलों को आपस में जोड़ा गया है। उस नहर का नाम है ईरी नहर। इसके बाद में हयूरिन झील है। हयूरिन झील के ठीक यहाँ दक्षिण के अंदर मिशिगन झील है और हयूरिन झील और सुपीरियर झील है। इन झीलों को दोनों को जोड़ने के लिए शू नहर का निर्माण किया गया। तो शू नहर का निर्माण, ईरी नहर का निर्माण और वेलैंड नहर का निर्माण, इन तीनों नहरों के निर्माण के द्वारा इन 5 झीलों को एक आंतरिक जल मार्ग के द्वारा जोड़ा गया है। उसका नाम है सेंट लॉरेंस आंतरिक जल मार्ग, जो अमेरिका का प्रमुख आंतरिक जल मार्ग कहलाता है। और ये इस क्षेत्र के अंदर सस्ते जल परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध करवाता है, जिसकी वजह से यहाँ औद्योगिक विकास अधिक हुआ है। इसके साथ साथ अमेरिका का ये जो भाग है अपलेशियन का क्षेत्र, ये दक्षिणी अपलेशियन का क्षेत्र है। इस
उत्तरी अपलेशियन और दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र के अंदर कोयले का निर्माण होता है। और मित्रों, ये कोयला उच्च कोटि का कोयला होता है जिसको एंथ्रासाइट कोयला कहते हैं। तो यहाँ अपलेशियन क्षेत्र के अंदर कोयले की पर्याप्त व्यवस्था है, कोयले की अवेलेबलता है और इस सेंट लॉरेंस जल मार्ग के द्वारा आंतरिक भागों तक कोयले का यानी परिवहन किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो न्यूयॉर्क का क्षेत्र है, ये जो पूर्वी तट है, ये बंदरगाही क्षेत्र है और अमेरिका का यानी कि यहाँ पे इस पूर्वी तट पर जो प्रमुख शहर है वॉशिंगटन डीसी है या न्यूयॉर्क है, ये जो बड़े बड़े बंदरगाह है, यहाँ यानी कि जल परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध है। इसके साथ साथ यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए तमाम तरह की व्यवस्था उपलब्ध है और आंतरिक यहाँ पे न्यूयॉर्क को इसके द्वारा यानी कि रेल मार्ग के द्वारा भी जोड़ा गया है। ये रेल मार्ग यहाँ बनाया गया है। तो न्यूयॉर्क से सिएटल के मध्य, न्यूयॉर्क से जो सैन फ्रांसिस्को के मध्य ये रेल मार्गों के द्वारा जोड़ा गया है। तो रेल परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध है। इसके साथ साथ सड़क परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध है। मार्केट यहाँ खूब सारे स्थित है और यहाँ प्रमुख यानी कि जो लो एश के क्षेत्र है, लो एश का जो क्षेत्र है, जो सुपीरियर झील के ऊपरी भाग और इसके आसपास का क्षेत्र है, जिसको सुपीरियर झील लो एश उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। तो ये जो अलाबामा का क्षेत्र है, अलाबामा ये अलाबामा का क्षेत्र लो एश के लिए जाना जाता है और इस सुपीरियर झील के आसपास जो लो एश का निर्माण होता है वो इस परिवहन मार्ग के द्वारा यहाँ तक मंगाया जाता है। कोयला यहाँ से मिल जाता है और इस क्षेत्र के अंदर ज़्यादातर बफेलो जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर मशीन कलपुर्जों के लिए जाना जाता है। डेट्राइट जो इरी झील के तट पर स्थित है, ये डेट्राइट का क्षेत्र है। डेट्राइट मोटर गाड़ी निर्माण के लिए जाना जाता है। तो ये पूरा लो इस्पात इंडस्ट्रीज क्षेत्र विकसित हुआ है। लो इस्पात इंडस्ट्रीज क्षेत्र विकसित होने का कारण क्या है कि यहाँ कच्चा लो एश मिल जाता है जो इस जलमार्ग के द्वारा मंगवाया जाता है। इधर से अपलेशियन क्षेत्र से कोयला मंगवाया जाता है। जो गहरी क्षेत्र है यहाँ भी लो एश का उत्पादन होता है। ये पूरा आंतरिक यानी कि जो भाग है जो सड़क मार्ग और रेल मार्ग के द्वारा जोड़ा गया है। और ये जो शिकागो है, शिकागो जो विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है वो मिशिगन झील पर स्थित है। तो यह डेट्राइट, बफेलो, शिकागो, गेरी, क्लीवलैंड ये ऐसे जो क्षेत्र है जहाँ ज़्यादातर यानी कि लो इस्पात का उत्पादन होता है। अन्य जो उद्योग है, धातु निर्माण उद्योग है, मशीनों के विद्युत उत्पादन या मशीन औजार निर्माण उद्योग है, इनका भी विकास इस क्षेत्र के अंदर अधिक हुआ है। साथ ही साथ कनाडा के अंदर यहाँ क्यूबेक और कनाडा का यहाँ पे है ओंटारियो, क्यूबेक, ओंटारियो, ये लो इस्पात उत्पादन के लिए जाना जाता है, लो इस्पात उद्योग के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ओटावा है, ओटावा जो लकड़ी चिराई उद्योग के लिए जाना जाता है, ओटावा है। तो क्यूबेक, यानी कि ओंटारियो, मॉन्ट्रियल, ओटावा ये कनाडा के जो तटीय क्षेत्र है, इस वृत्त झील क्षेत्र के अंदर आंतरिक जल परिवहन की व्यवस्था इस क्षेत्र में उपलब्ध होती है और यहाँ भी इंडस्ट्री क्षेत्र का विकास अधिक हुआ है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो वृत्त झील का क्षेत्र है ये पूरा औद्योगिक क्षेत्र का हब पड़ता है और इस क्षेत्र के अंतर्गत ज़्यादातर भारी धातु उद्योग का निर्माण अधिक हुआ है और साथ ही साथ जलयान उद्योग का निर्माण अधिक हुआ है। पिट्सबर्ग, यंगस्टाउन जैसे लो इस्पात उद्योग यहाँ पे प्रसिद्ध है। क्लीवलैंड है जो विद्युत सामान और मशीन औजार के लिए प्रसिद्ध है। एक्रेन जो रबर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेट्राइट जो मोटर गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ये ऐसे ज़्यादातर उद्योग इस क्षेत्र में उपलब्ध हुए हैं। इसके अलावा पोशाक का निर्माण उद्योग है, लोकोमोटिव, सूक्ष्म यंत्रों का निर्माण है, वो भी इस क्षेत्र के अंदर अधिक होता है।
इसके साथ साथ जो दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र का जो औद्योगिक प्रदेश है उसका फ़ायदा भी इस आंतरिक जल परिवहन को मिलता है। तो अमेरिका के अंदर जो वृत्त झील प्रदेश है ये एक इंडस्ट्री क्षेत्र है। इस इंडस्ट्री क्षेत्र विकसित होने के दो प्रमुख कारण माने गए हैं। एक तो कच्चे माल की उपलब्धता होना, परिवहन व्यवस्था, सस्ती परिवहन व्यवस्था उपलब्ध होना, बाजार की निकटता होना, ये ऐसे कारण हैं जिससे इस क्षेत्र में वृत्त यानी कि औद्योगिक क्षेत्रों का विकास अधिक हुआ है। अब आते हैं अपन यूरोप के जो औद्योगिक प्रदेश हैं। यूरोप के औद्योगिक प्रदेश, तो मित्रों यूरोप के औद्योगिक प्रदेश में सबसे पहले पश्चिमी त्रिभुजाकार प्रदेश है। पश्चिमी त्रिभुजाकार प्रदेश, इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है वो उत्तरी फ्रांस, उत्तरी बेल्जियम और पश्चिमी जर्मनी में है। ये जो लीली और डार्क लीली जो फ्रांस के अंदर है, जर्मनी का डार्टमुंड और बेल्जियम का एम्स्टर्डम, इस त्रिभुजाकार औद्योगिक प्रदेश के तीनों कोनों पर स्थित है। यानी फ्रांस के लीली, जर्मनी के डार्टमुंड और उत्तरी बेल्जियम के एम्स्टर्डम के तीनों कोनों पर स्थित पश्चिमी त्रिभुजाकार औद्योगिक प्रदेश हैं। इसमें कई सारे औद्योगिक केंद्र हैं, जिसमें पहला है रूर या निम्न राइन प्रदेश। रूर या निम्न राइन जो प्रदेश है वो इस क्षेत्र में यूरोप के कुल संचित कोयले का 1/3 भाग पाया जाता है, जो निम्न राइन या रूर क्षेत्र में पाया जाता है। साथ ही इस क्षेत्र में राइन नदी और डार्टमंड एम्स नहर के द्वारा सस्ते जल यातायात की सुविधा प्राप्त है। राइन नदी माल परिवहन की दृष्टि से विश्व की सबसे व्यस्त नदी कहलाती है। तो रूर क्षेत्र के अंदर जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम में बहने वाली जो राइन नदी है वो विश्व की सबसे व्यस्तम यानी कि नदी जल मार्ग कहलाता है और यहाँ सस्ते जल परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। ये औद्योगिक प्रदेश लौह इस्पात और संबंधी इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा कोयले पर आधारित रासायनिक उद्योगों का भी यहाँ काफ़ी विकास हुआ है। यहाँ जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है निम्न राइन क्षेत्र में वो है असेन, डार्टमंड और कोलोन। तो ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। इसके अलावा पश्चिमी त्रिभुजाकार औद्योगिक प्रदेश में दूसरा प्रदेश पड़ता है फ्लैंडर्स प्रदेश है। ये उत्तरी बेल्जियम और समीपवर्ती फ्रांस को फ्लैंडर्स कहा जाता है। यानी उत्तरी बेल्जियम और समीपवर्ती फ्रांस का जो भाग है उसको फ्लैंडर्स कहा जाता है। इस प्रदेश में सूती वस्त्र, ऊनी, लीलन कपड़ों के लिए ये जाना जाता है और घेंट और कॉर्ट्रिक इस प्रदेश के प्रमुख वस्त्र उत्पादन केंद्र माने जाते हैं। फ्लैंडर्स है वो खास करके सूती वस्त्र, ऊनी और लीलन कपड़ों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। घेंट और कॉर्ट्रिक इस प्रदेश के प्रमुख वस्त्र उत्पादक केंद्र माने गए हैं। तीसरा जो इसमें प्रदेश है वो है साम्ब्रे कैंपाइन औद्योगिक प्रदेश। साम्ब्रे कैंपाइन जो प्रदेश है ये उत्तरी फ्रांस से मध्य बेल्जियम तथा पश्चिमी जर्मनी के आसेन नगर तक फैला हुआ है और इस औद्योगिक भाग को साम्ब्रे कैंपाइन के नाम से जाना जाता है। साम्ब्रे और म्यूज नदी घाटियों में फ्रांस का 60% कोयला मिलता है। इस प्रदेश में अनेक छोटे छोटे नगर बसे हुए हैं जिनमें जो लीज है यानी साम्ब्रे कैंपाइन है वो साम्ब्रे और म्यूज नदी घाटियों के क्षेत्र के अंदर पड़ता है। और यहाँ प्रमुख जो औद्योगिक केंद्र है जिसमें है लीज जो फ्रांस के अंदर है और लीज बंदूक और पिस्तूल निर्माण के लिए विश्वविख्यात है। नेक्स्ट जो निम्न भूमि प्रदेश है ये एम्स्टर्डम से ब्रुसेल्स तक यानी कि फैला हुआ है बेल्जियम में। उत्तम यानी बंदरगाह और सस्ते जल परिवहन की सुविधा इस औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख आधार माना जाता है। यहाँ ब्रुसेल्स, एंटवर्प और
रॉटरडम, एम्स्टर्डम, ये बड़े बड़े नगर और बंदरगाह है। एंटवर्प है वो हीरे काटने का विश्व में सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। तो जो एंटवर्प है वो हीरा काटने के लिए प्रसिद्ध है, और अन्य जो रॉटरडम, एम्स्टर्डम, ब्रुसेल्स, ये बंदरगाही क्षेत्र है, यहाँ भी औद्योगिक विस्तार अधिक हुआ है। अब यूरोप का दूसरा औद्योगिक प्रदेश है जिसको कहते हैं लॉरेन सार प्रदेश। लॉरेन सार प्रदेश, लॉरेन सार प्रदेश ये औद्योगिक प्रदेश उत्तरी फ्रांस के नांसी से लेकर लक्समबर्ग होता हुआ सार क्षेत्र तक फैला हुआ है। ये प्रदेश लौह और इस्पात उद्योग के लिए विश्व विख्यात है। तो लॉरेन क्षेत्र जो पहले ज़्यादातर फ्रांस में पड़ता था, अब फ्रांस और जर्मनी दोनों क्षेत्रों में है, और ये लौह इस्पात और उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा जो ऊपरी राइन प्रदेश है, इसका विस्तार मध्य जर्मनी से लेकर पश्चिमी स्विट्जरलैंड तक है। जल विद्युत की सुविधा और कुशल कारीगर इस औद्योगिक प्रदेश के विकास के प्रमुख आधार माने गए हैं। इस प्रदेश में मोटर, इंजीनियरिंग, कागज़, मिश्रित धातु के सामान है, वायुयान, सूक्ष्म एवं ऑप्टिकल यंत्र आदि घड़ी के सामान का निर्माण भी इस प्रदेश में किया जाता है। यहाँ ऊपरी राइन प्रदेश में प्रमुख जो औद्योगिक केंद्र है वो है स्टुटगार्ट, फ्रैंकफर्ट और ज्यूरिख प्रमुख माने गए हैं। तो ये इन औद्योगिक प्रदेशों के अंदर मोटर, इंजीनियरिंग, कागज़, मिश्र धातु के सामान वगैरह, सूक्ष्म ऑप्टिकल यंत्र, घड़ी के सामान इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। यूरोप का चौथा औद्योगिक प्रदेश है जिसको पेरिस औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। पेरिस औद्योगिक प्रदेश, इस प्रदेश के औद्योगिक विकास का जो आधार है वो श्रमिक और बाजार की सुविधा है। यानी सस्ते श्रमिक और बाजार की सुविधा उपलब्ध होना पेरिस औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख आधार है। ये इसका भाग ज़्यादातर फ्रांस में पड़ता है। यहाँ ऑटोमोबाइल्स, वायुयान, इंजीनियरिंग, पोशाक, फैशन सामग्री, विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण होता है। इनके अलावा पूर्वी जर्मनी जो औद्योगिक प्रदेश है, पूर्वी जर्मनी औद्योगिक प्रदेश, वो भी यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश माना गया है। और इस औद्योगिक प्रदेश के विकास का जो आधार है वो पूर्वी जर्मनी में मिलने वाला लिग्नाइट कोयला है। तो मित्रों, जर्मनी के रूस क्षेत्र में बिटुमिन्स प्रकार का कोयला मिलता है। इसके अलावा वहाँ के सक्सेनी क्षेत्र जो पूर्वी जर्मनी में पड़ता है वहाँ लिग्नाइट कोयला मिलता है। इसकी वजह से इस प्रदेश में जेना जो ऑप्टिकल उद्योग है, ड्रेसडेन जो चीनी मिट्टी के बर्तन और मशीन औजार के लिए प्रसिद्ध है, लिप्जिंग जो कृषि के औजार और कलात्मक सफाई के लिए प्रसिद्ध है, और बर्लिन जैसे औद्योगिक केंद्रों का विकास हुआ है। साइलेशिया क्षेत्र है, साइलेशिया क्षेत्र इस के अंतर्गत पोलैंड और ऊपरी मध्य जो चेकोस्लोवाकिया और इसके आसपास के क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। यहाँ पे भारी उद्योग, वस्त्र और रासायनिक उद्योगों का विकास हुआ है। स्थानीय उत्तम कोयले की प्राप्ति इस प्रदेश के औद्योगिक विकास का प्रमुख आधार माना गया है। इस क्षेत्र से सक्सेनी और बोहेमिया जो पूर्वी जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया में पड़ता है, प्रदेश को प्राथमिक धातु की सप्लाई की जाती है। और उत्तरी इटली और पो जो घाटी प्रदेश है, उत्तरी इटली और पो घाटी औद्योगिक प्रदेश, इस औद्योगिक प्रदेश में वस्त्र, ऑटोमोबाइल्स और इंजीनियरिंग उद्योगों की प्रधानता है। औद्योगिकरण के आधार पर जल विद्युत की सुविधा, आयातित कच्चा माल भी इस औद्योगिक प्रदेश के विकास के आधार माना जाता है। इसमें मिलान वस्त्र उद्योग के लिए, मिलान वस्त्र उद्योग जिसमें सूती वस्त्र, रेशमी और ऊनी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र है, जबकि तुरीन है वो ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तुरीन को इटली का डेट्राइट कहा जाता है,
जो ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये भी उत्तरी इटली या पो घाटी औद्योगिक प्रदेश में पड़ता है। अंतिम जो दक्षिणी स्कैंडिनेवियाई औद्योगिक प्रदेश है, दक्षिणी स्कैंडिनेवियाई औद्योगिक प्रदेश, इस प्रदेश में लकड़ी की चिराई और कागज़ की लुगदी और कागज़ का निर्माण भी किया जाता है। यहाँ जाजरानी, लोहा और इस्पात और डेयरी जैसे पर्याप्त उद्योगों का विकास हुआ है। वन संसाधन और लो ऐश और जल विद्युत की सुविधा होना इस औद्योगिक क्षेत्र के विकास के प्रमुख आधार माने गए हैं। तो मित्रों, दक्षिणी स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र के अंदर लकड़ी चिरई, कागज़ उद्योग, जाजरानी और लौह इस्पात उद्योग और डेयरी उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ वन संसाधन उपलब्ध है, लो ऐश और जल विद्युत की सुविधा जो उपलब्ध है। जो उत्तरी यूरोपीय जो देश हैं वो अपने अधिकांश ऊर्जा यानी कि शक्ति में ज़्यादातर जल विद्युत का उपयोग करते हैं और इसकी वजह से वहाँ सस्ता जल परिवहन, वन संसाधन होने की वजह से कोणधारी वन वहाँ अधिक पाए जाते हैं, जिससे कागज़ निर्माण और लुगदी उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। जाजरानी उद्योगों का निर्माण अधिक हुआ है। डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन ये ऐसे देश हैं जहाँ डेयरी उद्योगों का विकास भी इन क्षेत्र में अधिक हुआ है। तो इसीलिए ये यूरोप के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे